अप्रैल 4, 1979 पूरे पाकिस्तान में आग की तरह खबर फैलती है कि मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को रावलपिंडी सेंट्रल जेल में फांसी दी गई है। अभी ये खबर सुनकर बहुत सारे लोग दुखी थे और बहुत सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि भुट्टो को फांसी क्यों दी गई। सवाल ये है कि क्या ये इंसाफ था। सवाल ये है कि क्या ये पूरा केस फेयरली लड़ा गया था। सवाल ये है कि क्या ज़ियाउल हक ने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन किया था। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बात है 1 मार्च 1976 की, जब जुल्फकार अली भुट्टो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाते हैं। इसके बाद 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक एक मिलिट्री कू करके जुल्फकार अली भुट्टो को ही अरेस्ट कर लेते हैं और ख़ुद पाकिस्तान का कंट्रोल ले लेते हैं। वैसे इस कू और ज़ियाउल हक के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भुट्टो के अरेस्ट होने के बाद मार्शल लॉ लगाया गया, नेशनल और सूबाई असेंबलियों को सस्पेंड कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को भी काफ़ी हद तक सस्पेंड कर दिया गया। बेसिकली ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर बन गया। 29 जुलाई 1977 को भुट्टो को रिलीज किया जाता है और 3 दिसंबर को दोबारा से अरेस्ट किया जाता है, इस बार नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के मर्डर केस में, लेकिन बेल पर उन्हें 13 सितंबर 1977 को रिलीज कर दिया जाता है। भुट्टो को डर था कि उन्हें फिर से अरेस्ट किया जाएगा और इसलिए उन्होंने अपनी बेगम नुसरत भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन इसके 3 दिन बाद 16 सितंबर को उन्हें फिर से अरेस्ट किया जाता है और डायरेक्टली लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। अभी ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पाकिस्तान में हर मर्डर केस को सेशन कोर्ट्स में शुरू किया जाता है, ना कि हाई कोर्ट में। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि केस सेशन कोर्ट में शुरू हो या हाई कोर्ट में? बहुत फ़र्क पड़ता है। बात यह है कि अगर सेशन कोर्ट में केस को शुरू किया जाएगा और जब सेशन कोर्ट से केस बढ़ जाएगा, यानी सेशन कोर्ट उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, तो अपील करके केस को हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है, और अगर हाई कोर्ट से भी बढ़ जाए तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। अब इस पूरे प्रोसीजर के दौरान जो गलतियां सेशन कोर्ट में हुए उन्हें हाई कोर्ट सुधारेगा और जो गलतियां हाई कोर्ट में होंगी उन्हें सुप्रीम कोर्ट सुधारेगा। तो मतलब ये भुट्टो के लिए अच्छा था कि केस सेशन कोर्ट में शुरू हो। और इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त जो जजेस मौजूद थे उन्हें ज़ियाउल हक के डिक्टेटर बनने के बाद अपॉइंट किया गया था। मतलब वो मोस्ट लाइकली ज़ियाउल हक को सपोर्ट करते थे। अगले 5 महीने तक ये ट्रायल चलता रहा और इसमें कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था कि भुट्टो ने ये मर्डर करवाया है। लेकिन इतने वीक एविडेंस के बावजूद 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट भुट्टो को फांसी की सजा सुनाती है, जो कि बहुत शॉकिंग था। इसके बाद भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और केस सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। 12 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सजाए मौत को उम्र कैद में बदल सकते हैं, और उस वक्त पाकिस्तान का कोई प्रेसिडेंट तो था नहीं, जो भी था वो सिर्फ ज़ियाउल हक था। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट भुट्टो पर मजाक कर रही हो। लेकिन फिर भी भुट्टो के लीगल मिनिस्टर अब्दुल हफीज पीरजादा ने ज़ियाउल हक को एक एप्लीकेशन लिखी, लेकिन ज़ियाउल हक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में वो कहता है कि ये एप्लीकेशन उनसे खो गई थी। अब सीन यहाँ से बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। भुट्टो को रावलपिंडी के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया और उनकी फैमिली ने उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना भी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मई 1978 में ट्रायल शुरू हुआ। भुट्टो को सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया अपना जवाब तैयार करने के लिए। उन्होंने एक डिटेल्ड सॉलिड रिजॉइंडर लिखा, लेकिन ज़ियाउल हक ने उसे पब्लिश करने से रोक दिया। फिर चीफ जस्टिस अनवरुल हक ने केस को जुलाई तक डिले कर दिया। क्यों? क्योंकि बेंच के 9 जजेस में से 5 जजेस एलिजिडली भुट्टो के फेवर में थे। वो भुट्टो को सपोर्ट करते थे और उनमें से एक जज जुलाई में रिटायर होने वाला था। मतलब जितना डिले होगा उतनी ही भुट्टो की चांसेस कम होंगे, और यही चीज पूरे ट्रायल को पॉलिटिकल बनाती है। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात तो ये थी कि चीफ जस्टिस अनवरुल हक का ज़ियाउल हक से बहुत क्लोज कनेक्शन था। इतना क्लोज कनेक्शन कि जब ज़ियाउल हक मुल्क से बाहर जाता था तो चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट बना दिया जाता था, और वही इंसान भुट्टो की अपील भी सुन रहा था। क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? खैर, भुट्टो की लीगल टीम को एक इम्पोर्टेंट राइट मिला कि सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो खुद अपना डिफेंस पेश कर सकते हैं। 18 दिसंबर 1978 को 9 महीने डेथ रो पर गुजारने के बाद और एलिजिडली 25 दिन तक फ्रेश पानी मिलने के बगैर भुट्टो फाइनली कोर्ट में नजर आए और 4 दिन तक बिना किसी नोट के अपना डिफेंस डिलीवर किया। एक जज के रिटायर होने के बाद भी सीन सेम ही था। 5 जजेस भुट्टो को सपोर्ट करते थे और 4 नहीं करते थे।
اور پھر دن آیا فیصلہ سنانے کا، اور اس دن 9 میں سے 2 ججز پیش نہیں ہوئے، اور آئرونکلی وہ دونوں ججز بھٹو کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو اب جب فیصلہ سنایا گیا تو 4 ججز نے بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی اور 3 نے نہیں، مطلب بھٹو کو پھانسی دی جائے گی۔ اس کے بعد ضیاء الحق پر بہت انٹرنیشنل پریشر ڈالا گیا کہ بھٹو کو چھوڑ دیا جائے۔ بہت سارے ملکوں کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز نے لیٹرز لکھے، لیکن ضیاء الحق نے کسی کی نہیں سنی۔ 4 اپریل 1979 کو صبح کے وقت چپ چاپ خاموشی سے بھٹو کو راولپنڈی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی اور ان کی باڈی کو ہیوی سیکیورٹی کے ساتھ ان کے گاؤں لے جا کر جنازہ پڑھایا گیا۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو، لیکن اگست سال 2024 میں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی بھی سالڈ پروف نہیں تھا جس کے بنا پر انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔